ये 6th लेक्चर में अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली जो टॉपिक हमने पिछले 2 लेक्चर्स से स्टार्ट किया हुआ है उसी को अब यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए हमने पहले लेक्चर में थोड़ा सा देखा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है क्या और हाइपोथेसिस फंक्शन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात की एरर फंक्शन की, कॉस्ट फंक्शन की, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम उन वेट्स को ट्रेन कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एल्गोरिदम जिसका नाम ग्रेडियंट डिसेंट है, क्योंकि वो वेट्स जो हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपका मॉडल कहाँ पे ड्रॉ होगा या कहाँ फिट करेगा वो डेटा में अपने आप को। तो वो जो एल्गोरिदम है जिससे हम उन वेट्स को लर्न करेंगे वो हम आज के लेक्चर में अब देखेंगे। Okay, here you can see the lecture headlines. सबसे पहले ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिदम है इसके पीछे इंट्यूशन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, और फिर उस एल्गोरिदम को हम बाकायदा देखेंगे, और फिर उसके अंदर एक कह लें कि एक इशू है उसको हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंस ऑन लोकल ऑप्टिमम का एक प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे, और लर्निंग रेट और एंड ग्रेडियंट डिसेंट ये भी एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं, और फिर इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट में क्या आता है। ओके, आइडिया बेसिकली क्या है कि फर्स्ट कर लें कि आपके पास एक फंक्शन है। अगर आप अपने एरर फंक्शन को रिकॉल करें तो वो एरर फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आपके पास 1/2m है, ठीक है जी। यहाँ पे समेशन है, और समेशन जो कि तमाम सैंपल्स के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज i इज इक्वल टू 1 to m। तो तमाम सैंपल्स के लिए आपका जो हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं y। यहाँ पे आप सुपरस्क्रिप्ट में i लिख देते हैं, जिसका मतलब है कि हर सैंपल के लिए आपकी जो प्रेडिक्शन है उसमें से जो एक्चुअल या डिजायर्ड आउटपुट, टारगेट आउटपुट है, उसे सब्ट्रैक्ट करके उसका आप स्क्वायर लेंगे और तमाम सैंपल्स के लिए आप उसे जमा कर देंगे, और जो जवाब आएगा उसे आप फिर m जो कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उससे डिवाइड करके आप मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल लेंगे। और 2 से यहाँ पे डिवाइड इसलिए किया जा रहा है, अभी हम उसका देखेंगे कि 2 को यहाँ पे बेसिकली क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमने इसका डेरिवेशन लेना है, तो वहां पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और अगर इस फंक्शन को हम प्लॉट करें तो अगर आपको याद हो कि जब हमने इक्वेशंस को, मैंने आपसे कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स या इक्वेशंस जो हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको अगर प्लॉट करें तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप आती है, पैराबोला टाइप, अपवर्ड या फिर वो डाउनवर्ड हो सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह की आपके पास एक कॉन्वेक्स, इस फंक्शन को हमने कहा था, और इस तरह की फॉर्म आती है। अगर आप सपोज आपकी प्रॉब्लम जो है वो चूंकि ये एरर है, ठीक है, इसको हम एरर कह रहे हैं या इसे कॉस्ट कह रहे हैं, और हमारी कोशिश क्या है कि मॉडल ऐसी जगह पर फिट हो या मॉडल को ऐसी जगह पर प्लॉट किया जाए कि जो असल आउटपुट है और जो आपकी प्रिडिक्टेड आउटपुट है उसका डिफरेंस, यानी कि ये जो एरर है ये कम से कम हो। तो इट मीन्स कि आप इस एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, इसको कम करना चाह रहे हैं। तो अगर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो फिर बेसिकली ये कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर प्लॉट करें तो फिर हमें कुछ इस तरह की फॉर्म मिलेगी, ठीक है जी। अगर सपोज मैं जस्ट एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि इसको इस तरफ ये एरर फंक्शन यानी जे को प्लॉट किया जा रहा है इस डायमेंशन पे, और इस डायमेंशन पे आपके पास थीटाज हैं, तो आप चाहेंगे कि थीटा की ऐसी वैल्यू फाइंड की जाए जहां पे एरर मिनिमम हो। तो इस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट जो है वो कोई यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे ये फंक्शन मिनिमम है। सबसे कम वैल्यू सपोज यहाँ पे कहीं करके है इस फंक्शन की, जिसे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे मिनिमम है। तो एक्चुअली अभी तो इसे आप विजुअली देख रहे हैं और आप यहाँ से इसको प्लॉट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम है, बट जब आपके पास नंबर ऑफ थीटाज बहुत ज्यादा होंगे तो ये, अब यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक थीटा एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये 2 डायमेंशनल बन रहा है। तो जब थीटा ज्यादा होंगे, 2, 3, 4, 8, 10,
और उनके अगेंस्ट आप एरर को प्लॉट करेंगे, तो अगर 10 थीटाज होंगे और 11th आपके पास एरर डायमेंशन होगा, तो ये 11th डायमेंशनल एक सरफेस बनेगी या स्पेस बनेगी, उसे आप प्लॉट करके नहीं देख सकते। तो वहां पे इसकी शक्ल किस तरह की होगी वो हम अंदाजा भी नहीं, उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी हाई डिमेंशनल स्पेस को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते या इमेजिन नहीं कर सकते। तो लिहाजा अभी सिर्फ एक थीटा और एरर का रिलेशनशिप अगर प्लॉट करके मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इस तरह की शक्ल बनेगी, तो हमें एक्चुअली उस जगह पर पहुंचना है या वो वैल्यू ऑफ थीटाज फाइंड करनी है जहां पे ये एरर फंक्शन जो है ये कम से कम हो। तो वो वैल्यू ऑफ थीटाज हमने फाइंड करनी है जी, बेसिकली हमें वो थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे गोल क्या है, हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं इस एरर फंक्शन को। हम अपनी हाइपोथेसिस यानी प्रिडिक्टेड जवाबों और एक्चुअल जो कह लें कि प्राइसेस हैं या एक्चुअल जो आउटपुट्स हैं उनका जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें कोई टेक्निक रिक्वायर्ड है, हमें कोई एल्गोरिदम रिक्वायर्ड है। तो उस एल्गोरिदम में हमारे पास या उन ऑप्शंस में हमारे पास एक एल्गोरिदम का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो हमें हेल्प करेगा कि हम एक ऐसी थीटा की वैल्यू या वैल्यूज फाइंड करें जहां पे ये एरर कम से कम हो। ओके बेशक आगे जाके हम अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक फीचर ले रहे हैं साइज, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। बट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जिसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी कि फीचर एक ही हो सकता है। बेशक 10 फीचर्स होंगे तो फिर 10 थीटाज मल्टीप्लाई होंगे उनके साथ, और हमारी प्रॉब्लम जो है वो उतने डायमेंशंस में चली जाएगी। तो बेशक हम उसे प्लॉट नहीं करके देख पाएंगे, लेकिन ये एल्गोरिदम वहां भी काम करेगा। तो अब इसमें हम करते क्या हैं, अगर मैं इसको इसका आइडिया बेसिकली आपसे शेयर करूं, फिर मैं डिटेल्स बाद में आपको सही बताऊंगा इसकी, कि हम स्टार्ट करेंगे विद रैंडम थीटास। यानी हमने बेसिकली एरर मिनिमाइज करना है, और इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम किस चीज को चेंज करेंगे, थीटा 0 और थीटा 1, ये दोनों जो हैं ये रोल प्ले करेंगे इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन हमें नहीं पता कि किसी प्रॉब्लम के लिए इन थीटास की वैल्यूज क्या रखनी है। तो ये एल्गोरिदम काम इस तरह करेगा कि आप शुरू में इनकी वैल्यूज जो हैं वो रैंडमली कुछ रख देंगे, थीटा 0 को भी एक रैंडम वैल्यू दे देंगे और थीटा 1 को भी कोई रैंडम वैल्यू आप असाइन कर देंगे। उसके बाद ये जो एल्गोरिदम है इसको हम चलाएंगे, और ये एल्गोरिदम जो है ये उन थीटास को चेंज करेगा हर आइट्रेशन में। ये कई आइट्रेशंस तक चलेगा ये एल्गोरिदम, और हर आइट्रेशन में ये थीटास को चेंज करेगा कुछ इस तरह से कि हर आइट्रेशन के बाद ये जो एरर फंक्शन है, ये जो एरर है, इसमें कुछ कमी आ जाए करेगी। और फिर आइट्रेटिवली ये होते 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 एक ऐसा स्टेप, एक पॉइंट आएगा कि जब आप देखेंगे कि थीटास में मजीद चेंज होना बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर चेंज करने से एरर रिड्यूस होना बंद हो जाएगा। वो जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर जाके हम अपने एल्गोरिदम को स्टॉप करेंगे और हम कहेंगे कि ये एल्गोरिदम अब कन्वर्ज कर चुका है, यानी कि इस एल्गोरिदम ने मिनिमम पॉइंट ढूंढ लिया है जहां तक ये पहुंच सकता था उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर प्लॉट करके आपको दिखाया है, इस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा यानी अगर दो थीटाज यहाँ पे तो दो हैं, थीटा 0 थीटा 1, मैं जस्ट वैसे एक रफली एक आपसे डिस्कस करता हूँ कि फर्ज करें थीटा एक सिर्फ पैरामीटर हो और उसकी वजह से एरर जो आ रहा है उसको मिनिमाइज करना हो, तो आप शुरू में रैंडम स्टार्ट लेंगे, एक रैंडम स्टार्ट लेंगे। तो सपोज मैंने रैंडमली जो थीटा शुरू में रखा, वो थीटा की जो वैल्यू थी वो थी सपोज 2, ठीक है जी। और जहां पे मिनिमम पॉइंट है वहां पे सपोज वैल्यू है 5, लेकिन आपने तो 2 से स्टार्ट लिया, तो 2 से जब आप स्टार्ट लेंगे तो यहां पे कहीं आपको एरर जो है ये एरर मिलेगा। सपोज ये आपको जो एरर मिल रहा है यहाँ पे एरर है 10, ठीक है जी। अब आपका एल्गोरिदम जो है आइट्रेटिवली चलेगा और ये खुद डिसाइड करेगा कि इससे अगली आइट्रेशन में थीटा को बढ़ाना है कि कम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां से पता चल रहा है कि थीटा को बढ़ाना चाहिए, तभी एरर मजीद कम होगा। तो हो सकता है कि अगली आइट्रेशन में ये थीटा को बढ़ा के
यहाँ पे ले आए और इस जगह पे सपोज इसकी वैल्यू हो मे बी 2.7, तो 2.7 के ऊपर जो ये एरर है, ये अगर मैं देखूं तो यहाँ कट कर रहा है। तो इस एरर की जो वैल्यू है जी, सपोज यहाँ पे 10 की बजाय ये एरर आ जाता है जी लेट्स से 7। ठीक है, 2.7 पर एरर और कम हो गया। उससे अगली आइट्रेशन पर यहाँ से ये मजीद थोड़ा सा और रिड्यूस हुआ, यहाँ आया और इधर आने के बाद एरर जो है वो और कम हो गया। तो यूं ये करता करता फाइनली ये उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे आपको मिनिमम एरर मिलेगा और वहां पे जाके ये कन्वर्ज कर जाएगा ये एल्गोरिदम। उसके बाद अगर मजीद थीटा को ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट दोबारा से एरर जो है वो ज्यादा मिलेगा और ये उस तरफ नहीं जाएगा और ये यहीं पे रुक जाएगा और कह देगा जी कि ये बेस्ट सोल्यूशन है, यहाँ पे एरर कम है। ये जस्ट एक इंट्यूशन है, मैं डिटेल से इसे अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये जस्ट इंट्यूशन है या आइडिया है बिहाइंड द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कि कैसे थीटा को कम ज्यादा करने से एरर के ऊपर असर पड़ता है और ये एल्गोरिदम आइट्रेटिवली इंटेलिजेंटली थीटा को उस तरफ लेके जाएगा जहां पे इसे एरर मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे, आप उन्हें नोट करते जाएं। अलबत्ता फिलहाल जो भी कॉन्सेप्ट है इसको आप पहले एक बार सुन लें। ओके, अब ये आइडिया मैंने यहाँ पे एक तरह से लिख कर भी बता दिया है कि टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन जे, यानी इसको मिनिमाइज करने के लिए मॉडल नीड्स टू हैव द बेस्ट वैल्यूज ऑफ थीटास। तो वो थीटास की बेस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पे एरर कम से कम हो। इनिशियली वो थीटास की वैल्यूज रैंडमली सिलेक्ट कर ली जाती हैं और फिर आइट्रेटिवली थीटास को इस तरह से चेंज किया जाता है कि वो एरर कम होना शुरू हो जाए। एंड बाय द टाइम मॉडल अचीव्स द मिनिमम कॉस्ट, वो मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर लेता है, उस पर जो थीटास की वैल्यूज मिलेंगी उसे, वो हमारा सोल्यूशन होगा। और उन थीटास की वैल्यूज को फिर आगे हाइपोथेसिस इक्वेशन के अंदर यूज करते हुए हम किसी भी न्यू इनपुट वैल्यू के लिए आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड बेटर वैल्यूज ऑफ थीटास इन नेक्स्ट आइट्रेशन, ग्रेडियंट डिसेंट कंप्यूट्स द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है जी, तो ये एक इसके अंदर पॉइंट है कि जो ये कैसे पता चलेगा, जो भी मैं पिछली स्लाइड पे बात कर रहा था कि जी जहां पे इस वक्त थीटा की वैल्यू है वहां पे जो एरर मिल रहा है, उसके बाद अगली आइट्रेशन में थीटा को कम करें कि ज्यादा करें ताकि वो एरर जो है वो अगली आइट्रेशन में कम हो सके, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आइडिया ये है कि हम डेरिवेटिव लेंगे उस कॉस्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटास। तो उससे फिर ये होगा कि हमें एरर जो है वो अगली आइट्रेशन में कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये थीटा क्यों क्यों डेरिवेटिव लेंगे इस पर भी अभी आगे हम बात करें। ये अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करें कि अगर मैंने अभी बात की कि एक थीटा वैल्यू हो तो किस तरह की कर्व बनेगी, लेकिन अगर सपोज अभी ये जो एरर फंक्शन है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बेसिकली ये हमने एक एज्यूम्ड सरफेस यहाँ पे ली है। ये एग्जैक्टली वो वाला एरर फंक्शन प्लॉट नहीं हुआ यहाँ पे जो एरर फंक्शन हमने बनाया हुआ है जिसे मीन स्क्वेयर्ड एरर कह रहे हैं। ये आप ये नहीं समझिएगा कि उसको प्लॉट किया गया है। अगर मैं दोनों थीटास को इन्वॉल्व कर लूं, एक तरफ एक डायमेंशन पर थीटा 0 रख दूं, एक डायमेंशन पर मैं थीटा 1 रख दूं और फिर तीसरे डायमेंशन के ऊपर उस एरर को मैं रख दूं और मैं एक सरफेस बनाऊं या एक मैं तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ थीटा 0 और थीटा 1 के अगेंस्ट जो एरर आता है वो कंप्यूट करूं और फिर मैं उसको प्लॉट करके देखूं। तो सपोज अगर मुझे इस तरह की सरफेस नजर आए, ये एक 3D सरफेस है और इस सरफेस में आप समझ लें कि जो रेड एरिया है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे एरर हाई है, जो ब्लू एरिया है वो बता रहा है कि यहाँ पे एरर लो है, कम है। तो फिर आपको थीटा 0 और थीटा 1 को कुछ इस तरह से चेंज करना होगा कि एरर जो है वो हर आइट्रेशन के बाद कम हो और यहाँ तक के फिर आप फाइनली जो है एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां पे आपको एरर सबसे कम मिले। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से दूंगा कि फर्ज कर लीजिए कि आप मौजूद हैं एक ऐसे एरिया में जिसकी जमीन
ऊंची नीची है, जैसे पहाड़ी एरिया कोई होता है जिसमें कहीं पे कोई ढलवान आ जाती है, कहीं पे कोई ऊंचाई आ जाती है, और इस तरह जैसे कि सरफेस आपको नजर आ रही है, ये समझ लें कि ये एक नक्शा है उस जमीन का जहाँ पे आप खड़े हैं। और आप आपके आप जो मूव कर सकते हैं वो आप लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, या आप किसी कॉर्नर की तरफ डायगोनली मूव कर सकते हैं। तो सपोज इस तरह से आप उस एरिया में मूव कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? सपोज अब आपने शुरू में कहीं पे जहां पे आप खड़े हैं जी, वो आप θ1 और θ0 की ऐसी वैल्यूज के कॉम्बिनेशन के मुताबिक खड़े हैं कि अगर मैं सपोज मैं फर्ज कर लेता हूं कि जी आप θ0 की वैल्यू आपकी है 0.5, और मैं भी ये भी एज्यूम करता हूं कि θ1 की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे कहीं है जो कि 0.1 कहलाएगी। और आप इन दोनों को अगर मिलाएं इस तरह से, तो सॉरी, ये अगर आप दोनों मिलाएं तो ये कहीं आप इस जगह पे, सपोज इस जगह पे आप खड़े, ठीक है जी, ये कहीं सपोज इस सरफेस में आप इस जगह पे खड़े हैं, तो ये एक ऊंचा एरिया है, और आप का गोल ये है कि आप इस एरिया में ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पे सबसे कम ऊंचाई हो, यानी कि वो जो ब्लू एरिया है उसमें से आप किसी जगह पे पहुंच जाए। तो और आपको नजर नहीं कुछ आ रहा, सपोज आप रात का टाइम है और आप कुछ देख नहीं सकते, तो आपके पास एक ऑप्शन या आपके पास एक ऑब्वियस चॉइस ये होगी कि आप जहां पे खड़े हैं आप अपने चारों तरफ देखें कि आपको ढलवान किस तरफ नजर आ रही है, क्योंकि आपने 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 हाइट मिनिमम हाइट पर जाना है। तो चूंकि आपने मिनिमम हाइट पर जाना है तो फिर आप कोशिश करेंगे कि जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं आप उसके चारों तरफ एक एक कदम बढ़ाकर देखें कि क्या मुझे इधर जाना चाहिए, क्या मुझे इधर जाना चाहिए, क्या मुझे इधर जाना चाहिए, क्या मुझे इधर मूव करना चाहिए। तो सारी तरफ आपने अपने पैरों से अपने कदमों से चेक किया कि मुझे किस तरफ मूव करना चाहिए। तो आपको जहां पे सबसे जहां पे आपको ढलवान मिली, या बेहतर सबसे जो है आपको ढलवान मिलेगी, जहां पे आप उस एरिया को पिक कर लेंगे। सपोज आपको लगा कि ये वो जगह है या ये वो डायरेक्शन है जिस तरफ मुझे मूव करना चाहिए, तो आपने ये मालूम किया कि जहां पे आप मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द सबसे आपके पैरों से आपने चेक किया कि सबसे ढलवान किस तरफ ज्यादा है, तो उधर उतरना चाहिए, क्योंकि उधर फिर डेफिनेटली ऊंचाई कम होगी। तो ये जो काम आपने किया है, ये तो आपने अपने कदमों से ये चीज कंप्यूट करके मेजर करके फिर आपने ये डिसाइड किया। बट सपोज अगर आपके पास कोई एल्गोरिदम हो और आप θ0 समझ लें एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये एक डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन है, और आपने इनके मिले जुले कॉम्बिनेशन से डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ मूव करना चाहिए एरर को मिनिमाइज करने के लिए, एरर को कम करने के लिए। तो अब वहां पे तो आप इस तरह से चेक नहीं कर सकते जैसे कि आप इन रियल लाइफ अपना स्टेप उठा के कदम उठा के आप देख सकते हैं। तो फिर वहां पे अगर आप जिस पॉइंट पर मौजूद हैं, अगर आप इस पॉइंट से स्लोप मालूम कर लें, तो स्लोप या ढलवान मालूम कर ले, तो आप जान सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो अगर आपको याद हो जो हमने रिवाइज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेशन, तो बेसिकली उस वक्त हमने यही देखा था, वहां पे हमने यही पढ़ा था कि अगर आपने ये स्लोप निकालनी हो कि एरर की, यानी ये जो जे फंक्शन है इसके अंदर आपने मालूम करना हो कि ये स्लोप किस तरफ है विद रिस्पेक्ट टू दीज θ0 एंड θ1, तो आप डेरिवेटिव ले लें इस एरर फंक्शन j का विद रिस्पेक्ट टू θ0 एंड θ1। तो बजाय इसके कि हम दोनों के विद रिस्पेक्ट डेरिवेशन ले, हम पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। पहले हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू θ0 और हमें एक डायरेक्शन में पता चल जाए कि स्लोप किस तरफ है, और फिर दूसरी बार हम डेरिवेशन ले लें डेरिवेशन ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ या विद रिस्पेक्ट टू θ1। तो मैं ये पार्शियल डेरिवेटिव लूं तो डेरिवेटिव जो है वो मुझे ये बता देगा कि जी एरर फंक्शन के अंदर स्लोप विद रिस्पेक्ट टू θ0 डायरेक्शन किस तरफ है और विद रिस्पेक्ट टू θ1 किस तरफ है।
तो ये अगर मुझे पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं थीटा 0 और थीटा 1 में अकॉर्डिंगली मैं चेंज करूंगा, जिसके नतीजे में एरर अपने आप अगली इटरेशन में कम होगा, क्योंकि स्लोप जो है वो हमें बता देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर फंक्शन जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, कि थीटा 0 के विद रिस्पेक्ट जे किस तरह चेंज हो रहा है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर फंक्शन जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो ये बेसिकली हमने फाइंड करना है जी, और इसके लिए अब हमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत हो रही है तो इट मींस कि उसने अच्छे तरीके से जब डेरिवेटिव्स पढ़े थे और मैंने कहा था इसे रिवाइज करें, तो उसने वो काम नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि ये यूज होंगे, इसीलिए मैंने एक पूरा लेक्चर उस चीज को दिया ताकि आप इसको फिर बाद में जहां पे हम यूज करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो याद रखें कि किसी भी फंक्शन के अंदर आपने उसकी एक तरह से स्लोप, ग्रेडियंट, या आपने उसका कह लें ढलवान या ये फाइंड करनी हो, या उसके अंदर रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी हो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर जो उस फंक्शन में यूज हो रहा है, तो फिर आप उसके लिए उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड ग्रेडियंट डिसेंट, कि हमने करना क्या है, हमने एरर फंक्शन का डेरिवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू दीज थीटास, एंड पार्शियल डेरिवेशन लेना है वन बाय वन। हम पहले थीटा 0 के विद रिस्पेक्ट लेंगे, फिर थीटा 1 के, और हमें पहले थीटा के विद रिस्पेक्ट पता चलेगा कि थीटा 0 के को कम करने से हम एरर फंक्शन में स्लोप वाली साइड पर जाएंगे या ज्यादा करने से उस तरफ जाएंगे, और इसी तरह से थीटा 1 के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस तरफ मूव करना है थीटा 1 के विद रिस्पेक्ट। ये आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे, कि फर्ज करें, मैंने वैसे उसे वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो इनिशियली फर्ज करें आपने जो थीटा 0 थीटा 1 एज्यूम किया, तो यहाँ पे कहीं करके ये वो जगह है जहां पे आपको एरर फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो एरर आपका होगा वो एरर आपको मिला सपोज। उसके बाद आपने डेरिवेशन लिया और डेरिवेशन ने बताया कि अब आपको किस तरफ मूव करना है, तो फिर जो थीटा 0 और थीटा 1 की वैल्यू बनी उसके अगेंस्ट एरर जो है वो थोड़ा कम हो गया, फिर उससे अगली इटरेशन में, उससे अगली इटरेशन, उससे अगली इटरेशन, एंड फाइनली ये मिनिमम पॉइंट या मिनिमम जगह जहां पे एरर सबसे कम है वहां पे पहुंच के ये एल्गोरिदम रुक जाएगा, और वो जो थीटा 0 और थीटा 1 की वैल्यू होगी वो आप रिपोर्ट कर देगा ये एल्गोरिदम आपको कि जी यहाँ पे एरर सबसे कम है। तो एक बात तो ये, और इसके लिए फिर हमने ये देखा कि हमें डेरिवेटिव लेना होगा। अब हम बात कर सकते हैं फिर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम की, कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम अब किस तरह से काम करता है। तो इसमें इसके काम करने का या इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि आप एक लूप लगा देते हैं, ये लूप है, और ये लूप जो है ये चलती है तब तक जब तक एरर कम होना बंद नहीं हो जाता। आप तब तक अपने थीटास को अपडेट करते रहते हैं, थीटास को चेंज करते रहते हैं। तरीका ये है कि आपने करना ये होता है कि आपने डेरिवेटिव लेना है, ये हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, इस एरर फंक्शन जे का, किसके विद रिस्पेक्ट, थीटा जे के। तो यहाँ पे मैंने इन जनरल लिखा है, अब जे से मुराद 0 भी होगा 1 भी होगा, यानी पहले आप थीटा 0 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, और जो जवाब आएगा उसको आप एक, ये वेरिएबल हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, एक लर्निंग रेट वेरिएबल से जरूर देके और थीटा जे में से उसे माइनस कर देंगे, और फिर थीटा जे को उससे अपडेट कर देंगे, यानी उस न्यू वैल्यू को उसमें स्टोर कर देंगे। तो ये हमें थीटास की वैल्यूज अपडेट करने का एक फॉर्मूला मिल गया। इसको अंडरस्टैंड अभी हम करते हैं बाद में, कि जिस भी थीटा को आपने अपडेट करना है, जिस भी पैरामीटर को आपने अपडेट करना है, आपने एरर फंक्शन का डेरिवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू दैट थीटा। जो जवाब आए उसे एक लर्निंग रेट पैरामीटर से जरूरत देनी है, और फिर आंसर को माइनस कर देना है प्रीवियस वैल्यू ऑफ दैट थीटा, उससे आपको न्यू वैल्यू ऑफ दैट थीटा जो है वो मिल जाएगी। तो यूं आप थीटा 0 को अपडेट करते हैं और फिर आप थीटा 1 को भी उसमें अपडेट करते हैं। और इसमें एक बात का हम ख्याल रखते हैं कि थीटा 0 को जब हम अपडेट करें, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, कि जब हम थीटा 0 को अपडेट करें तो हमने पहले जवाब जो है वो किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि थीटा 0 अपडेट हो जाए और फिर बाद में उस अपडेटेड थीटा 0 को इस्तेमाल करके थीटा 1 को अपडेट ना कर दे कहीं, बल्कि थीटा 0 को पहले आपने अपडेटेड वैल्यू निकाल के एक टेम्परेरी वेरिएबल में रख दी,
थीटा 1 को की अपडेटेड वैल्यू निकाल के दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल में रख दी। जब आप सारे थीटास की अपडेटेड वैल्यूज निकाल के रख लें और फिर आप सारे थीटास को साइमल्टेनियसली या वन बाय वन अपडेट कर दें उन टेम्परेरी वैल्यूज के साथ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा थीटा 0 लिख देंगे, तो इसका नुकसान ये होगा कि जो अपडेटेड वैल्यू है वो वाली वैल्यू को यूज कर लेगा ये वाला एरर फंक्शन, और उस वक्त जबकि वो थीटा 1 को अपडेट करना चाह रहा होगा। तो ये इसके अंदर एक कह लें कि एहतियात है कि जब हमने थीटास को अपडेट करना है तो उसके लिए हमें वन बाय वन थीटास को पहले उनकी अपडेटेड वैल्यूज निकाल के रख लेनी होंगी, और फिर आखिर में जब सारी आ जाएंगी वैल्यूज तो फिर हम उनको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये तरीका इनकरेक्ट है, ऐसे नहीं करना। कि अब अगर आप ये करेंगे कि थीटा 0 की अपडेटेड वैल्यू निकाल के और वो आपने पहले थीटा 0 को असाइन कर दी, तो फिर अगली दफा जब आप थीटा 1 को अपडेट करने के लिए उसकी अपडेटेड वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये जो न्यू वैल्यू है वो थीटा 0 की वो वाली उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। तो यूं इसका आंसर जो है या इसका जवाब जो है वो हमारे पास गलत आएगा। तो एक तो ये इसका एल्गोरिदम है, मैं इसकी अभी मजीद कुछ डिटेल आपसे शेयर करता हूँ जी, ताकि अगर इसमें किसी किस्म की जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें यहाँ से जरा, अगर एक लम्हे के लिए हम एज्यूम करें कि थीटा 0 नहीं है, फॉर एग्जांपल हम स्लोप का, यानी आपको याद होना चाहिए कि थीटा 1 रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और जो थीटा 0 है वो रिप्रेजेंट करता है जस्ट अ सेकेंड, ओके चले, थीटा 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, और थीटा 0 आपको याद है कि वो वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और अभी फिलहाल अगर हम एक लम्हे के लिए थीटा 0 इग्नोर करके सिर्फ थीटा 1 के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा इसको हम देखें एरर का, तो उससे हमें ये समझ आ जाएगा ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या। अच्छा, अब यहाँ पे जरा फॉर्मूला को आप गौर से देखिए कि इस तरफ मेरे पास है जी जे एरर, और ये जो मेरे पास डायमेंशन है इस तरफ मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास है थीटा 1। ठीक है जी। अब आपने फर्ज कर लीजिए कि ये समझने के लिए है एग्जैक्टली एरर इस तरह का नजर आएगा कि नहीं, इस पे बहस नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए एक पॉइंट है, इसे जरा गौर से समझ लें। कि फर्ज करें कि मैं एरर फंक्शन को प्लॉट करता हूं, तो जब प्लॉट किया तो ये जो ब्लू कलर की आपको कर्व नजर आ रही है ये वाली, ये कर्व प्लॉट हो गई। ठीक है। और आपने इनिशियली आपने जो थीटा 1 था उसको जब आपने रैंडमली इनिशियलाइज किया तो वो यहां पे वैल्यू इसकी आई, यानी ये आपने रैंडमली इनिशियलाइज कर दिया इसको। ठीक है जी। अगर यहां से आप देखें तो आपके पास जो एरर आ रहा है वो एरर आ रहा है तकरीबन जहां पे ये कट करेगा इस कर्व को, तो ये वो पॉइंट है जी जो आपके पास बेसिकली एरर आ रहा है। ठीक है जी। ये यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ एरर होगी ये आपके पास वो एरर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे करना है थीटा 1 को अपडेट अगली आइट्रेशन के लिए, ताकि अगली आइट्रेशन में एरर कम आए। यहां से हम इंट्यूशन लेंगे और फिर ये आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये फॉर्मूला इस तरह क्यों बना है कि थीटा 1 को अपडेट करना है ताकि इन नेक्स्ट आइट्रेशन एरर कम हो जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, यहां से अगर देखकर बताएं तो आप कहेंगे कि जी थीटा 1 को थोड़ा सा कम कर दें अगली आइट्रेशन में, यानी यहां पे ले आए। सपोज अगर यहां पे ले आए तो फिर आप देखेंगे कि ये जो एरर है या ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे कट करेगा इस एरर फंक्शन को, और अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करके देखूं तो ये जो एरर है ये पहले से कम है। तो अगर अगली आइट्रेशन में ये थोड़ा सा थीटा को मिनिमम थोड़ा सा माइनस कर दे तो एरर कम हो जाएगा। लेकिन ये तो हम देख के बता रहे हैं, ये हमारे एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा। तो एल्गोरिदम ये काम करने के लिए जहां पे थीटा 1 की वैल्यू आ रही है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पर इस एरर फंक्शन की स्लोप निकाल ले,
जैसे कि मैंने आपको समझाया पिछले एग्जाम्पल में कि आप एक ऐसे एरिया में अगर खड़े हैं तो आप स्लोप ढलवान फाइंड कर लें उस चीज की जिसको आपने मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से वो मिनिमाइज होगा, जिसके थ्रू वो मिनिमाइज होगा। तो आपको स्लोप अगर पता चल जाए तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। तो अब इस एरर फंक्शन की इस पॉइंट पर स्लोप कैसे निकलेगी? तो इसकी स्लोप निकालने का एक तरीका है कि आपने पढ़ा होगा कि एक टेंजेंट लाइन प्लॉट की जाए, और वो जो टेंजेंट लाइन है ये वाली टेंजेंट लाइन है जी, जो इस पॉइंट को जस्ट टच करके गुजरे। तो जो स्लोप उस लाइन की होगी वही स्लोप इस कर्व की इस पॉइंट पर होगी। ये एक ऑब्वियस सा रूल है, ठीक है जी। तो अब वो जो स्लोप है उस लाइन की स्लोप या लाइन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड करना और उसकी स्लोप फाइंड करना, या इस कर्व की इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करने का आसान सा तरीका क्या है कि आप इस एरर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, इस एरर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू θ1। तो θ1 जो है वो आपको एरर फंक्शन का इस पॉइंट के ऊपर जहां पे भी θ1 की वैल्यू है उस हिसाब से जो भी एरर बन रहा है, तो आप अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू θ1 तो आपको डेरिवेटिव अगर तो पॉजिटिव आएगा। देखें इसका जो डेरिवेटिव है वो वही आएगा जो इस लाइन ऑफ टेंजेंट का डेरिवेटिव है। जो आपने लाइन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे मैंने बना के दिखाई है, जो इसका डेरिवेटिव है वही डेरिवेटिव या वही स्लोप इस कर्व की उस पॉइंट पर है जहां से वो लाइन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो टच करके गुजर रही है। तो अगर आप इस लाइन को देख के मुझे बताएं कि क्या इस, या आप खुद ही अपने पास इसका जवाब लिखें और फिर बाद में मेरे जवाब से मैच कर लें कि इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यूं अगर यूं लाइन बनती है जिस तरह की ये लाइन बनी हुई है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप ये है और ये पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव स्लोप के केस में मुझे क्या करना है, थीटा को माइनस करना है। अगर मैं यही एग्जांपल आपको नीचे इस केस में अगर आप आके देखें तो यहां पे जो थीटा है वहां पे आपको ये एरर मिल रहा है, ठीक है। यहां पे हमें मिनिमाइज करने के लिए इस एरर फंक्शन को थीटा को क्या करना होगा, थीटा को बढ़ाना होगा, थीटा में इजाफा करना होगा, फिर आपको एरर जो है वो कम मिलेगा। तो यहां पे अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप निकालें, ये वो जो पॉइंट है इस पर आप स्लोप निकालें, तो ये जो लाइन ऑफ टेंजेंट रेड कलर की आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये जो लाइन ऑफ टेंजेंट है, ये लाइन की जो स्लोप है ये नेगेटिव है। तो इट मींस यहां से आप दो बातें अखज कर सकते हैं। एक, अगर आपके कर्व के वो उस पॉइंट पर जहां पे आपने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर आपको पॉजिटिव स्लोप मिल रही है तो फिर आपको थीटा को कम करना है, थीटा में कमी लेके आनी है। और अगर आपको नेगेटिव स्लोप मिल रही है तब आपने थीटा में इजाफा करना है। एक बात तो ये हो गई। एक लम्हे के लिए अब साथ राइट साइड पर लिखी हुई इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को देखते हैं। एक लम्हे के लिए आप इग्नोर कर दें इस अल्फा पैरामीटर को। तो अब देखिए कि ये θ1 की पुरानी वैल्यू और जो स्लोप आई आपने उसको क्या किया, माइनस कर दिया इस पुरानी वैल्यू में से। तो अगर स्लोप आएगी पॉजिटिव तो थीटा में माइनस होने की वजह से थीटा में क्या होगी, कमी होगी। तो यही हम चाह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव, ये फर्स्ट केस में यही हमने देखा है कि अगर पॉजिटिव स्लोप आए तो थीटा कम करना है। और अगर आप दूसरे केस में देखें कि अगर आपके पास स्लोप आई नेगेटिव और जब आपने नेगेटिव वैल्यू को माइनस किया तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और वो थीटा में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो नतीजा क्या होगा, थीटा की वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी। तो नतीजा ये निकला, यहां से हमने डिराइव ये किया कि अगर स्लोप नेगेटिव आएगी माइनस करने से थीटा की वैल्यू में जमा हो जाएगी और थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर स्लोप पॉजिटिव आएगी तो माइनस करने से थीटा में से वो वैल्यू नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक तो ये पता चल गया कि क्यों हमने डेरिवेटिव को माइनस किया है ओल्ड वैल्यू ऑफ थीटा में से टू कंप्यूट द न्यू वैल्यू ऑफ थीटा। लेकिन अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी वो जरा समझ लीजिए कि जब आपने ये डेरिवेटिव जो है इसको माइनस किया ओल्ड वैल्यू ऑफ थीटा में से, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि यहां पे आपका जो यहां पे थीटा की वैल्यू थी, आपने जो स्लोप निकली उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो थीटा में इतनी कमी हुई
कि थीटा यहां पहुंच गया, थीटा की वैल्यू यहां पहुंच गई, ये आप देखिए, या इससे भी आगे चला गया, यहां पे आ गया, इस जगह पे आ गया थीटा 1, आपने जब वो स्लोप उसमें से माइनस की, तो जब यहां आ गया तो यहां पे जाकर जब आके आपने एरर निकाला तो पता चला कि ये एरर पहले से भी बढ़ गया। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आपने सिंपली जो स्लोप आई है उसको सीधा सीधा थीटा में से माइनस कर दिया, तो थीटा वो इतनी छोटी वैल्यू भी हो सकती है, आप थीटा को कम करना चाह रहे थे लेकिन वो इतना कम हो जाए कि वो मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करके आगे निकल जाए और वहां पे एरर और ज्यादा बढ़ जाए। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो अब इसका फिर क्या हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने इतने इस जंप को इसे हम कहेंगे जंप या स्टेप साइज, ये जो स्टेप साइज है इसको आपने कंट्रोल करना है। आपने स्टेप साइज को इस तरह से नहीं करना कि जी ठीक है इतना बड़ा स्टेप ले ले और उसके बाद वो एरर जो है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाए और वो क्रॉस करके उस मिनिमम पॉइंट को उससे भी आगे निकल जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर ये अल्फा को यूज किया गया। ये जो अल्फा आप देख रहे हैं, इस अल्फा को उस स्टेप साइज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया। और आप इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रखते हैं यूजुअली। फर्ज करें मैं इसकी वैल्यू रखता हूं 0.1, तो अगर मेरे पास स्लोप आई है +5 तो 0.1 से जरब खा के वो 0.5 रह जाएगी, यानी कि बजाय 5 ऐड होने के 0.5 ऐड होगा, तो उससे स्टेप साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो एक बहुत बड़ा स्टेप लेके ओवरशूट नहीं करेगा। अगर आपको लगे कि 0.1 रखने से भी ये काफी बड़े स्टेप्स ले रहा है तो फिर आप इसे और ज्यादा कम कर सकते हैं, आप इसे 0.01 भी कर सकते हैं। अगर लगे कि अभी भी स्टेप साइज जो है वो बाजुकात इतना ज्यादा हो जाता है कि ओवरशूट कर जाता है, अभी भी ये मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है और एरर और बढ़ जाता है, तो आप इस एरर को या इस अल्फा को और ज्यादा छोटी वैल्यू दे सकते हैं कि आप उसका 100th ले सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से आप इसे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यूजुअली हम इसे लेस देन 1 रखते हैं और इस पैरामीटर को हम कहते हैं लर्निंग रेट, और ये आप आमतौर पे ट्यून करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई करके। ये आपको नहीं पता होता कि आप इसको कहाँ पे रखेंगे अपनी प्रॉब्लम के लिए तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये स्टेप साइज डिसाइड करता है बेसिकली कि आप कितने बड़े बड़े या छोटे छोटे स्टेप लेके आप मिनिमम पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप इसको ज्यादा रख देंगे, ये बड़े स्टेप्स लेके हो सकता है कि ओवरशूट कर जाए। ओवरशूट होने से मुराद ये है कि अगली आइट्रेशन में एरर कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाए, उससे अगली आइट्रेशन में उससे भी और ज्यादा बढ़ जाए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप स्टेप साइज कम कर देते हैं। बट स्टेप साइज फिर आप जब कम करते हैं तो उसे इतना भी कम नहीं कर देते कि वो इतने छोटे स्टेप लेना शुरू कर दे कि वो कन्वर्ज करने में इतना टाइम ले ले कि आप उसे अफोर्ड ना कर सकें। यानी फॉर एग्जांपल ये अगर एरर फंक्शन है तो यहां से अगला स्टेप इतना छोटा ले कि वो स्टेप बिल्कुल इसके साथ ही हो, फिर उस अगला स्टेप बिल्कुल उसके साथ हो, उससे अगला स्टेप बिल्कुल उसके साथ हो। तो इतने छोटे स्टेप्स हों कि ये बहुत ज्यादा टाइम लगा दे कन्वर्ज करने में या उस मिनिमम पॉइंट तक पहुंचने में। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड थी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो उसे नोट कर ले, हम बाद में उसे डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया बेसिकली ये है कि जो ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर थीटास को अपडेट करने का रूल है वो क्यों ऐसा है जैसा कि वो आपको नजर आ रहा है। क्यों हम माइनस करते हैं डेरिवेटिव को उस एरर फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू दैट थीटा, और क्यों साथ एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी लर्निंग रेट पर मजीद भी बात होगी थोड़ा सा आगे चल के। ओके जी, अब यहां से आप वो देख सकते हैं कि रोल ऑफ लर्निंग रेट इन ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आपने लर्निंग रेट ये लिखा भी हुआ है कि अगर आप लर्निंग रेट बहुत स्मॉल रख देंगे तो ग्रेडियंट डिसेंट कैन बी वेरी स्लो। ये फर्ज करें इनिशियली जो थीटा की वैल्यू थी उसके अगेंस्ट आपको ये मिल रहा था, यहाँ पे पॉइंट ये आपको एरर मिल रहा था, यहाँ पे इस जगह पे जो भी एरर था वो मिल रहा था आपको, और आपने लर्निंग रेट बहुत कम रखा, तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस ग्लोबल मिनिमम या इस मिनिमम पॉइंट की तरफ बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इससे काफी टाइम लग जाएगा इस ग्लोबल मिनिमम तक पहुंचने में। जबकि दूसरी तरफ अगर आपने अल्फा को काफी बड़ी वैल्यू असाइन कर दी, इफ अल्फा इज टू लार्ज,
तो उसके नतीजे में फर्ज कर लीजिए कि इनिशियली थीटा यहां पे था, इस जगह पे था, और उसने एक बड़ा स्टेप लिया और क्रॉस करके वो दूसरी तरफ चला गया यहां पे, और यहां पे उसे एरर उससे भी ज्यादा मिला, और उससे अगली इटरेशन में ये वापस क्रॉस करके इस जगह पर आ गया, यहां पे इसे एरर उससे भी ज्यादा मिला, उससे अगली इटरेशन में, तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा उस ग्लोबल मिनिमम के इर्द गिर्द, और उसके नतीजे में जो एरर है वो ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और दिस इज कॉल्ड ओवरशूटिंग, और बजाय सॉल्यूशन कन्वर्ज करने के डाइवर्ज करना शुरू कर देगा। तो लर्निंग रेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में। अगर आप इसे बहुत कम रखेंगे तो कन्वर्जेंस बहुत स्लो हो जाएगी, और अगर आप इसे बहुत ज्यादा रखेंगे तो ओवरशूटिंग का खतरा होगा और वो डाइवर्ज भी कर सकता है, बजाय के कम होने के एरर बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, इसके अलावा ग्रेडियंट डिसेंट कैन कन्वर्ज ऑन लोकल ऑप्टिमम, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक प्रॉब्लम है जो ग्रेडियंट डिसेंट और इस तरह के सारे एल्गोरिदम्स फेस करते हैं, जो जब भी वो ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं किसी फंक्शन को, ऑप्टिमाइज इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजेशन या इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एरर फंक्शन जिस तरह पहले मैंने दिखाया था इस तरह का नहीं है, बल्कि जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है कि वो एरर फंक्शन इस तरह का है, ये जो कर्व आपको नजर आ रही है इस तरह का है, और इसमें एक मिनिमम पॉइंट ये है और एक मिनिमम पॉइंट इसमें ये वाला है, इस कर्व में ये जो मिनिमम पॉइंट है ये ग्लोबल मिनिमम है, इस पूरी कर्व में सबसे छोटा पॉइंट जिसे हम ग्लोबल मिनिमम कहते हैं, और ये जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमम है। जैसे आप कह सकते हैं कि ये मिनिमम तो है, लेकिन ये मिनिमम है इस विसिनिटी का, ये एक हिस्से का मिनिमम है, एक एरिया का, एक रीजन का मिनिमम है, पर पूरी कर्व का मिनिमम नहीं है। जबकि ये जो ग्लोबल मिनिमम है इसे हम कहेंगे कि ये पूरी कर्व का मिनिमम है, यानी पूरी कर्व में सबसे लोएस्ट या मिनिमम पॉइंट है ये। अब अगर आपने इस एल्गोरिदम पर ग्रेडियंट डिसेंट रन किया और अनलकीली जो इनिशियल थीटा वैल्यू आपको मिली वो सपोज आपको इस विसिनिटी के अंदर मिल गई, इस विसिनिटी में फर्ज कर लीजिए कि ये वैल्यू आपको मिल गई, लेट्स सपोज के यहां पे कहीं आ रही है ये वैल्यू, यहां पे आ रही है जी। अब जाहिर सी बात है कि ग्रेडियंट डिसेंट ने यहां से स्लोप निकालनी है इस फंक्शन की, तो स्लोप बताएगी कि इसे इस तरफ मूव करना है, और फाइनली किधर कन्वर्ज करेगा ये इस पॉइंट पे। तो ये कभी भी इस विसिनिटी में से निकल के इस विसिनिटी में एंटर नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि ये ग्रीडी है, ये एक ग्रीडी अप्रोच है। ये उस एरिया में, अब ये ऐसे ही है कि जैसे आप फर्ज करें कि बिल्कुल ब्लाइंडली एक अंधेरे में उस एक ऐसे एरिया में खड़े हैं जहां पे ऊंची नीची सरफेस है, और उस ऊंची नीची सरफेस के अंदर आप अनलकीली एक ऐसे रीजन में खड़े हैं कि जिसके अंदर जो सबसे गहरी जगह है वो उस रीजन की तो गहरी जगह है, लेकिन वो ओवरऑल उस पूरे एरिया की सबसे गहरी जगह नहीं है। लेकिन आप चूंकि देख नहीं पा रहे और आप एक ग्रीडी अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो आप एक स्टेप लेंगे और वहां से आप डिसाइड करेंगे कि स्लोप किस तरफ है, तो आप उसके मिनिमम पॉइंट तक तो पहुंच जाएंगे उस लोकल एरिया के, लेकिन आप उस ग्लोबली उस पूरे एरिया में मिनिमम पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम विद ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, कि ये एक लोकल ऑप्टिमम में ट्रैप हो सकता है। अलबत्ता इसको वहां से निकालने के लिए फिर क्या तरीके हैं, क्या कुछ पॉसिबल है या क्या हम कर सकते हैं, वो भी कुछ अप्रोचेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो अभी फिलहाल हम नहीं देख रहे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि दी ग्रेडियंट डिसेंट जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है वो किस तरह से काम करता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप उसे नोट करें और बाद में मेरे साथ आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, देन ग्रेडियंट डिसेंट कैन कन्वर्ज ऑन लोकल ऑप्टिमम। ये तो वैसे ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं, लेकिन देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी नई बात है कि ग्रेडियंट डिसेंट कैन कन्वर्ज टू अ लोकल मिनिमम इवन विद द लर्निंग रेट अल्फा फिक्स्ड।
ओके, ये एक इसकी कह लें कि ये इसका नुकसान नहीं, बल्कि ये एक तरह से इसका फायदा बताया जा रहा है कि आपको ये नहीं करने की जरूरत कि जब आप ग्लोबल मिनिमम से, फर्ज करें कि मैं दोबारा उसी मिसाल पे आऊंगा कि आप जब हम इंसान एक ऐसे एरिया में खड़ा है जिसमें उसने सबसे गहरी जगह पर पहुंचना है बट वो देख नहीं पा रहा, तो उसके लिए वो अपने कदमों से ढलवान के सहारे वो उस जगह पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पहले चूंकि जब वो अपने मिनिमम पॉइंट से दूर है तो वो बड़े बड़े स्टेप्स ले, मतलब या उसको कुछ इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाना पड़े कि वो शुरू में बड़े स्टेप्स जो है वो ले और उसके बाद फिर जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स ले। लेकिन हमारा जो एल्गोरिदम है इसके अंदर ये लर्निंग रेट बहुत जबरदस्त काम कर रहा है या करता है कि आप इसे फिक्स कर देते हैं किसी भी एक पॉइंट पे जहां पे ये बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। सपोज ये 0.01 पर बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, तो यहाँ पे इनिशियली अगर ये वो जगह थी जहां पे आपके थीटा की वैल्यू थी सपोज, तो पहली आइट्रेशन के बाद इसने जो कमी की, यानी इसने एक स्टेप लिया यहां से यहां तक, सपोज यहां तक, और इसके अगेंस्ट जो एरर आपको मिला वो ये था। तो इसमें आप देखेंगे कि काफी बड़ा स्टेप इसने लिया। लेकिन जैसे ये ग्लोबल ऑप्टिमम की तरफ जाएगा तो बगैर लर्निंग रेट को चेंज किए ऑटोमेटिकली अगला स्टेप इससे छोटा होगा, उसके बाद उससे जो अगला स्टेप है वो उससे छोटा होगा, उससे अगला स्टेप उससे छोटा होगा, उससे अगला स्टेप उससे छोटा होगा। तो ऑटोमेटिकली जब ये ग्लोबल मिनिमम पॉइंट या लोकल मिनिमम जो भी उस एरिया का बेस्ट पॉइंट है, जैसे जैसे ये उसके करीब जा रहा होगा ऑटोमेटिकली ये अपना स्टेप साइज छोटा करता चला जाएगा। क्योंकि जब डेरिवेशन आएगा तो वो डेरिवेशन भी उस हिसाब से, उसकी वैल्यू भी उस हिसाब से छोटी होगी। तो जब आप उसी लर्निंग रेट से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और ज्यादा छोटी वैल्यू उसमें आएगी, स्टेप साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंट्यूशन ये है कि आप हमेशा लर्निंग रेट फिक्स कर देते हैं जिसको बाद में कम या ज्यादा या विद द कोर्स ऑफ इटरेशंस आपको चेंज नहीं करना पड़ता। वो ऑटोमेटिकली इनिशियली बड़े स्टेप्स लेता है और जैसे जैसे जो एल्गोरिदम है वो कन्वर्जेंस की साइड पर जाता है, जैसे जैसे आप ग्लोबल मिनिमम या लोकल मिनिमम के करीब पहुंचना शुरू हो जाते हैं, स्टेप साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे एरिया फ्लैट होना शुरू हो जाता है और वहां पे आपको जो डेरिवेटिव है वो कम मिलना शुरू हो जाता है। और जब डेरिवेटिव कम मिलना शुरू हो जाता है यानी वो वैल्यू छोटी आनी शुरू हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेप साइज को रिड्यूस कर देती है। देन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब आपने इसे कैसे यूज करना है, आई होप कि अब ये सारा आपके सामने है, आप इसे समझ चुके हैं कि अब आपने करना ये है कि आपने एक लूप लगानी है और उस लूप के अंदर आपने जो भी आपका हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक आपने एरर फंक्शन के जरिए जो एरर फंक्शन आपने बनाया हुआ है उस एरर फंक्शन से आपने एरर निकालना है, उस एरर को रिकॉर्ड कर लेना है, स्टोर कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने करना यह है कि उस एरर फंक्शन की का डेरिवेटिव लेना है और उसकी मदद से आपने थीटास को अपडेट करना है और फिर उन अपडेटेड थीटास को आपने इन नेक्स्ट आइट्रेशन यूज करना है टू रिकम्प्यूट द न्यू एरर। तो जब आप न्यू एरर रिकम्प्यूट करेंगे तो उस अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपने लर्निंग रेट जो है उसको एक अप्रोप्रिएट वैल्यू असाइन की है, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट आइट्रेशन एरर जो है या जो कॉस्ट है उसमें अब कमी आई है। इसी तरह से आप नेक्स्ट आइट्रेशन फिर डेरिवेटिव जो आप लेंगे विद न्यू वैल्यूज ऑफ थीटास उस एरर फंक्शन का, उसके मुताबिक आप फिर उसके अंदर चेंज करेंगे उन थीटास में और उसके अगेंस्ट आप देखेंगे कि आपको फर्दर रिडक्शन नजर आएगी इन कॉस्ट फंक्शन। और ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए रन होगा, या जब तक कि आपका सॉल्यूशन कन्वर्ज नहीं कर जाता तब तक ये प्रोसेस चलेगा। और फिर बाय जब तक के आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल जाते या आपका एरर फर्दर रिड्यूस होना खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप इस प्रोसेस को चला सकते हैं। एंड फाइनली जब एरर फर्दर रिड्यूस होना बंद हो जाता है या उसमें एक इतनी माइनर चेंज आना शुरू हो जाती है कि जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, जो कि नेग्लिजिबल हो, वहां पे आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं।
तो अब एक इंपॉर्टेंट बात रह गई है जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है कि इस एरर फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटास तो वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अगली स्लाइड पे देखूं तो यस मैंने उसे वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहीं से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एरर फंक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं 1/2m समेशन हाइपोथेसिस माइनस वाई स्क्वायर, और हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, अभी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो द हाइपोथेसिस इज θ0 प्लस θ1 इनटू x। सो अब हमने डेरिवेटिव लेना है कि क्या डेरिवेटिव आएगा इस एरर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दीज थीटास, ताकि फिर हम बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें टू अपडेट दी वैल्यूज ऑफ थीटास। तो वो हम अगली स्लाइड पर यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन ये किया गया है कि डेरिवेटिव ऑफ थीटा जो है वो बेसिकली क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू सम थीटा जे। तो मैंने इन जनरल एक थीटा जे लिख दिया है, आप बाद में इसकी जगह पे θ0 पुट कर सकते हैं और θ1 पुट कर सकते हैं, आपने θ0 को अपडेट करने के लिए या θ1 को अपडेट करने के लिए। तो डेरिवेटिव को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा गया है कि डेरिवेटिव ऑफ ये क्या है, ये वो कॉस्ट फंक्शन है जी, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट यहां तक है, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट है बेसिकली, ये इसको क्लोज कर रही है, और ये वाली ब्रैकेट यहां तक है, ठीक है, जो इसको क्लोज कर रही है, और ये स्क्वायर है बाहर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये वो आपका क्या है, एरर है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस एरर विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे, ये बेसिकली इलेबोरेट करके मैंने लिख दिया है। इसको लिखने का एक जो इसको खोल के इलेबोरेट करके लिखने का तरीका है ये, और इसको फर्दर अगर इलेबोरेट करके लिखा जाए बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस आपको याद है कि क्या है, θ0 प्लस θ1 इनटू x, ये हाइपोथेसिस था। तो मैंने हाइपोथेसिस की जगह पे हाइपोथेसिस को इलेबोरेट करके लिख दिया है, ये वाली फॉर्म, ठीक है जी। तो ये हाइपोथेसिस है बेसिकली, ये वाली चीज है। तो θ0 प्लस θ1 इनटू x माइनस yi, और ये वाली जो ब्रैकेट है बेसिकली ये ब्रैकेट है जो इसको क्लोज कर रही है। तो अब ये मेरे पास फाइनल फॉर्म बन गई कि मुझे डेरिवेटिव लेना है यहां से लेके यहां तक के इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे, वेयर थीटा जे कैन बी θ0, इधर θ0 और θ1। अगर θ1 को अपडेट करना होगा तो विद रिस्पेक्ट टू θ1 डेरिवेटिव ले लीजिएगा, और अगर आपने इसे θ0 को अपडेट करना हो तो फिर आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू θ0 लेंगे। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आएगा क्या, वो हमने यहाँ पे अब मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू θ0 हमने लेना है, यानी जे को मैं 0 रख दूं, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ये आएगा। इसको थोड़ा सा मैं फिर करेक्ट कर दूं कि ये ब्रैकेट ये है जो इसको क्लोज कर रही है, और ये ब्रैकेट जो है ये है जो इसको क्लोज कर रही है, ये इस तरह से है। अब आप देख लें कि ये डेरिवेटिव कैसे आएगा। ये डेरिवेटिव इस तरह से आएगा कि जब मैं इस फंक्शन का, ये जो ऊपर फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू θ0, तो सबसे पहले स्क्वायर का, जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले स्क्वायर को आप पावर को आप उसमें हैंडल करते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये पहले आ जाएगा जी स्क्वायर के लिहाज से 2x, फिर इनटू, अब आप उसके x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि क्या होता है 1, तो द आंसर इज 2x। इसी तरह से आप पहले स्क्वायर टर्म का यानी स्क्वायर का डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2m इनटू, ये स्क्वायर की वजह से यहाँ 2 आ गया, और फिर ये सारे का सारा एज इट इज आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे 1/2m, और समेशन भी इधर ही आ जाएगी ना, क्योंकि ये समेशन जो है वो भी यहाँ पे उसमें वो भी इसमें से बाहर हम निकाल सकते हैं। तो 1/2m समेशन इनटू ये आ गया 2 स्क्वायर की वजह से, और फिर उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा θ0 प्लस θ1 इनटू xi, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इस इनर पोर्शन का इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू θ0। तो अगर मैं इस कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू θ0 डेरिवेटिव लेता हूं तो इसमें तो θ0 यूज ही नहीं हो रहा, तो इसका डेरिवेटिव 0 है।
इस कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 तो इसमें भी यूज नहीं हो रहा है, इसका भी 0 है। और इस कंपोनेंट का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 तो थीटा 0 ही इसमें यूज हो रहा है, तो थीटा 0 का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो दिस कैन बी रिटन एज कि ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1/m समेशन, और मेरे पास अंदर यहां पे क्या आ जाएगा थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स। और ये क्या चीज है, थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स, ये हाइपोथेसिस के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी माइनस वाई भी आएगा, ये जो माइनस, जब मैंने स्क्वायर का यहाँ पे डेरिवेटिव लिया था यहाँ पे माइनस वाई भी आया था। तो यहाँ पे मेरे पास, ये मैं इसे लेट मी करेक्ट इट, तो यहां पे मेरे पास थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स माइनस वाई आई, तो ये मेरे पास वाई आई आ जाएगा। तो ये जो थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स है ये हाइपोथेसिस के बराबर होता है, तो ये मैंने हाइपोथेसिस लिख दिया, माइनस वाई आई, तो ये माइनस वाई आई आ गया, और इसके बाहर है 1/n इंटू समेशन, तो ये वो चीज है। तो बेसिकली दिस वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस एरर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0। अगर इसी चीज का डेरिवेटिव लेना है मुझे थीटा 1 के विद रिस्पेक्ट, तो वो ये आएगा, इसको मैं करेक्ट कर दूं, ये यहाँ पे है और ये कुछ इस तरह से, तो इसका डेरिवेटिव सेम वही है, दी ओनली डिफरेंस इज दिस कंपोनेंट, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैंने इस इनर कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेना है, तो जब मैं थीटा 1 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा तो ये इस कंपोनेंट का डेरिवेटिव आएगा 0, इस कंपोनेंट का डेरिवेटिव आएगा 0, और इसका जब मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास थीटा 1 का डेरिवेटिव 1 है, और ये जो साथ x है ये बतौर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कांस्टेंट वैसे आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कभी आप सपोज आप डेरिवेटिव लें 3x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका जवाब क्या आएगा 3 आएगा, 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। या मैं कहूं कि जी yx का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो जवाब आएगा y। तो इसी तरह से थीटा 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 लेंगे तो जवाब आएगा xi, ठीक है नहीं। तो ये मेरे पास जो बेसिकली xi है वहां से इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये दोनों मेरे पास आ गई, कहने के रिजल्ट्स आ गए कि जब मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एरर फंक्शन, सॉरी डेरिवेशन ऑफ एरर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, तो मेरे पास क्या आ रहा है, और थीटा 1 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेशन लिया तो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, क्योंकि थीटा 0 का डेरिवेटिव 1 था साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है xi। इसी तरह से कल को आप किसी भी थीटा के विद रिस्पेक्ट, अगर ज्यादा थीटास भी यूज होंगे, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो उस थीटा के साथ जो x मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो साथ यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जी ये एक्सप्लेनेशन है कि डेरिवेटिव क्या आएगा एरर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 एंड थीटा 1। तो अब मैं इन डेरिवेटिव्स को यूज करूंगा, वहां पे वापस पुट कर दूंगा। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, पीछे मैंने जो दो आपको थीटास अपडेट करने के रूल बताए थे, थीटा 0 एंड थीटा 1, उसमें यही था कि ओल्ड वैल्यू ऑफ थीटा में से माइनस कर देंगे लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट थीटा। तो जब आप थीटा 0 को अपडेट कर रहे होंगे तो ये वाला डेरिवेटिव आएगा, यानी ये चीज ही हम यूज करेंगे क्योंकि ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0। और जब थीटा 1 में से माइनस कर रहे होंगे, उसे अपडेट कर रहे होंगे, तो फिर ये वाली फॉर्म आ जाएगी क्योंकि ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो ये सिंपल सा एल्गोरिदम है जी, जैसे हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कह रहे हैं फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब हमने करना क्या होता है, सिंपली हमने डेटा सेट लेना है, उस डेटा सेट के ऊपर अपने थीटास को आपने शुरू में कोई भी रैंडम वैल्यूज दे देनी है, और फिर आपने एरर कंप्यूट करके रख लेना है और थीटास अपडेट करने हैं। अगली इटरेशन में देखना एरर कम हुआ है, यस, तो फिर आप उससे अगली इटरेशन में दोबारा जो थीटास हैं उनको रिकम्प्यूट करेंगे एरर फंक्शन का डेरिवेशन लेके विद रिस्पेक्ट टू दोज थीटास, फिर उन्हें अपडेट करेंगे। और ये प्रोसेस जो है वो आइटरेटिवली चलता रहेगा जब तक कि एरर जो है वो मिनिमम आपको नहीं मिल जाता। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अगर आप लकीली उस, जैसे मैं बता चुका हूं कि ये इनिशियल जो आपके थीटास की वैल्यूज हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि आप एरर किस हद तक मिनिमाइज कर पाएंगे,
जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक ऐसी विसिनिटी में हैं जहाँ पे आप जिस गहरी जगह पर जाना चाहते हैं वो सबसे गहरी जगह उस रीजन की तो गहरी जगह है, लेकिन पूरे एरिया की गहरी जगह नहीं है वो, तो फिर आप एक लोकल ऑप्टिमम में पहुंच रहे होंगे। लेकिन लकीली अगर आप जब रैंडम स्टार्ट दिया था तो वो किसी ऐसे एरिया में अगर ले लिया जिसके अंदर सबसे गहरी जगह उस पूरे एरिया की सबसे गहरी जगह है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली ग्लोबल मिनिमम को अप्रोच कर रहे होंगे। तो इस एग्जांपल को समझाने के लिए ये आप देखें कि अगर इनिशियल स्टार्ट हम ये लेते हैं तो हो सकता है कि हम यहाँ पहुंच रहे हो, बट अगर इनिशियल स्टार्ट जो है वो हम ये ले लेते हैं और यहाँ से हो सकता है कि हम किसी और विसिनिटी में जाके कन्वर्ज कर रहे हो। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो हाईली डिपेंडेंट है ऑन इनिशियल वैल्यूज ऑफ थीटास, जो कि हम रैंडमली शुरू में एज्यूम करते हैं और उसके बाद वो फिर उन्हें ट्यून करता है। यूजुअली अगर आपको गुड इनिशियल वैल्यूज मिल जाएं तो वो एक ग्लोबल ऑप्टिमम को या बेस्ट पोजीशन को फाइंड करने में कामयाब रहता है। अदरवाइज वो आपको उस एरिया के तो मिनिमम पॉइंट तक पहुंचा सकता है, लेकिन हो सकता है कि बेस्ट पॉइंट तक ना लेके जा सके। ठीक है जी, अब ये एक इम्प्लीमेंट करके मैटलैब के अंदर ये एक आपको थोड़ा सा इसकी एक सिमुलेशन या एक एग्जीक्यूशन मैं दिखा रहा हूँ कि बेसिकली ये किस तरह से चल रहा है। मैंने आपको बताया था कंटूर्स का कि जो एक 3D सरफेस है, जब आप उसे प्रोजेक्ट करते हैं 2D सरफेस पर तो इस तरह के कंटूर्स बन जाते हैं। ये 3D सरफेस है, जब प्रोजेक्ट किया तो आपके पास ये कंटूर्स बने। आपने सपोज इनिशियल वैल्यूज ऑफ थीटास जो एज्यूम की, उन इनिशियल वैल्यूज ऑफ थीटास के मुताबिक अब फर्ज कर लीजिए कि आपके पास जो मॉडल प्लॉट हुआ, लाइन प्लॉट हुई, वो ये ब्लू लाइन थी। तो आप देखें कि डेटा किस तरफ है, डेटा का ट्रेंड क्या है और लाइन कहां प्लॉट हो रही है, तो डेफिनेटली एरर काफी हाई होगा। जब आपने उस एरर को कंटूर प्लॉट्स पर प्लॉट करके देखा तो वो एरर आपको यहां नजर आया। आपने एक आइट्रेशन चलाई, लाइन थोड़ी सी बेहतर हुई, एरर में थोड़ी सी कमी, एरर थोड़ा सा उसमें कम हुआ, तो एरर आपको यहां पे मिला। फिर आपने अगली आइट्रेशन चलाई, थोड़ी सी और बेहतरी आई, फिर उससे अगली आइट्रेशन, पहले स्लोप इंटरसेप्ट चेंज हो रहा था, अब स्लोप चेंज होनी शुरू हो गई। अब जैसे जैसे स्लोप बेहतर होती जा रही है, आप देखें इधर कि ये उसके मिनिमम पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ये लाइन परफेक्टली डेटा में फिट कर जाएगी तो आप तकरीबन तकरीबन ग्लोबल मिनिमम या जो भी उस एरिया का मिनिमम है उसको आप अप्रोच कर चुके होंगे। तो ये एक बेसिकली रियल टाइम एग्जीक्यूशन है इस एल्गोरिदम की कि किस तरह से ये मॉडल को फिट करता है। तो ये